कोविड-19 के चलते ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन का प्रयोग कर रहे हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन में सबसे सेफ एंड सिक्योर मोड है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग के 3 इंपॉर्टेंट टूल हैं। पहला टूल है NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसमें आपको किसी भी तरह का अतिरिक्त चार्ज नहीं देना पड़ता है। ये 24/7 अवेलेबल होता है। ये एकदम सिक्योर मोड में से एक माना जाता है। हालांकि इसमें जो पैसा ट्रांसफर करते हैं वो रियल टाइम में नहीं होता। इंटरनेट बैंकिंग का दूसरा टूल है IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। इसकी खासियत है कि आप इसमें रियल टाइम में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि इसमें ट्रांसफर लिमिट 2 लाख रुपए तक की होती है। तीसरा टूल है RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये काफी फास्ट और सिक्योर्ड मोड माना जाता है। इसमें आपको मिनिमम 2 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन करना होता है। जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, सिक्योर्ड मोड ऑफ पेमेंट यानी कि NEFT, RTGS या IMPS के माध्यम से ही करें, ताकि आपका ट्रांजैक्शन एकदम सेफ एंड सिक्योर्ड रह सके। अमेरिकी कांग्रेस ने चुनावी नतीजे किए स्वीकार। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए जो बाइडेन का रास्ता हुआ साफ। बाइडेन को 306 जबकि डोनाल्ड ट्रंप को मिले 232 मत। कांग्रेस के चुनावी नतीजे स्वीकार करने के बाद ट्रंप सत्ता हस्तांतरण के लिए हुए तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के वॉशिंगटन में हुई हिंसा पर जताई चिंता। कहा क्रमा और शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण जरूरी। गैर कानूनी प्रदर्शनों के जरिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लंबे न्यू रेवाड़ी न्यू मदार खंड को आज राष्ट्र को किया समर्पित। 1.5 किलोमीटर लंबी दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को भी दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री ने भारत में विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना बनाने की जरूरत पर दिया जोर। कोविड-19 टीकाकरण के ड्राई रन की तैयारियों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उन्होंने की बैठक। देश में कल होगा कोविड-19 टीकाकरण का एक और ड्राई रन। और बारिश से प्रभावित सिडनी टेस्ट मैच में शुरुआती झटके के बाद संभली ऑस्ट्रेलिया की टीम। पहला टेस्ट मैच खेल रहे विल पुकोवस्की ने बनाया अर्धशतक। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अमेरिकी संसद में हंगामे के बाद अब कांग्रेस ने राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को स्वीकार कर लिया है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए जो बाइडेन का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। जो बाइडेन को 306 जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 232 मत मिले हैं। कांग्रेस के चुनावी नतीजे स्वीकार करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप सत्ता हस्तांतरण के लिए भी तैयार हो गए हैं। तो जो बाइडेन का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है अमेरिका का राष्ट्रपति बनने का। और अभिषेक झा हमारे साथ ज़्यादा अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं। साथ ही कुछ देर में हमारे साथ एक गेस्ट भी होंगे, मेहमान होंगे हमारे साथ, प्रभुदयाल, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक। लेकिन सबसे पहले अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, कांग्रेस ने मुहर लगा दी है जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने पर और पूरी तरह से अब रास्ता जो है साफ है उनके लिए। जी राजी, देखिए ये एक बहुत ही औपचारिक प्रक्रिया हुआ करती थी आज तक के अमेरिकी इतिहास में। जब नवंबर में चुनाव होने के बाद जो सारे रिस्पेक्टिव स्टेट्स हैं उनके इलेक्शन ऑफिसर अपने वोटों को गिनकर भेजा करते थे US कांग्रेस के पास। और ये एक आज की तारीख में जो सर्टिफिकेशन था US कांग्रेस का, ये एक बहुत ही औपचारिक प्रक्रिया होती थी जहाँ पर जो ज्वाइंट सेशन होगा वहाँ के जो उपराष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन को चेयर करेंगे और एक एक करके वो सारे स्टेट्स के रिजल्ट्स को डिक्लेयर करेंगे और फाइनली जो भी चुनाव जीतता था उसका नाम घोषित कर दिया जाता था प्रेसिडेंट इलेक्ट के रूप में, आने वाले प्रेसिडेंट के रूप में। इस बार ये प्रक्रिया थोड़ी पेचीदी इसलिए हो गई क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो वहाँ के मौजूदा राष्ट्रपति हैं उन्होंने अभी तक नहीं माना है कि वो चुनाव में हार चुके हैं। वो अभी तक ये आरोप लगा रहे हैं कि तमाम जो US वोटिंग प्रोसेस है उसमें फ्रॉड हुआ है। कई जगह
जो किसी भी न किसी तरीके से गलत तरीके से वोटिंग हुई है, और डेमोक्रेट्स के जो लोग हैं या डेमोक्रेट सपोर्टर्स हैं, उन्होंने जानबूझकर ये रेगिंग की है ताकि ट्रंप को एक फेयर चांस नहीं मिले इलेक्शन लड़ने का। कई स्टेट्स में उन्होंने लॉसूट्स फाइल किए जहां पर बिना एविडेंस या कोई सब्सटैंशियल एविडेंस नहीं होने के कारण उनके लॉसूट्स को वहां की स्टेट्स ने रिजेक्ट भी कर दिया। तो ये काफ़ी, जब से इलेक्शन हुआ है नवंबर के फर्स्ट वीक से, तब से लेकर अब तक ये लगातार ये प्रक्रिया चलती रही है अमेरिकी जो पॉलिटिक्स है उसमें। लेकिन किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये इस तरीके का रूप ले लेगा जब रिपब्लिकन सपोर्टर कहें या जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर हैं, वो इस रौद्र रूप के साथ वहाँ की संसद में प्रवेश करेंगे, वहाँ तोड़फोड़ करेंगे, पुलिस या वहाँ के सुरक्षा बलों के साथ मारपीट करेंगे। दुखद ये रहा कि माना जा रहा है कि 4 जो प्रोटेस्टर्स थे उनकी मौत भी हो गई इस पूरे प्रदर्शन के दौरान। तो ये एक ऐसी स्थिति रही जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। एक सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया जिसमें चुनाव हुए और राष्ट्रपति के जीतने के बाद घोषणा करने के बाद एक पावर ट्रांसफर स्मूथ ऑपरेशन रहा है, उसको लेकर इतनी ज़्यादा जो है मशक्कत करनी पड़ी है अमेरिका को, और जो नतीजा रहा है वो दुनिया के सामने है कि अमेरिकी लोकतंत्र जिसे दुनिया का सबसे मजबूत माना जा रहा था, वो आज के दिन में कम से कम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रहा है वहाँ पर। बिल्कुल अभिषेक, एक होता है जाना और एक होता है गरिमा के साथ जाना। कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में जो इस बार का राष्ट्रपति चुनाव था वो अपने आप में इतनी नाटकीयता से भरा हुआ था, उसके बाद जिस तरीके से ट्रंप ने हार को नहीं स्वीकारा है, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने गरिमामय तरीके से जाने पर खुद ही जैसे रोक लगा दी। अब देखें कि रजनी, अब ऐसा कितनी आपने देशों के जो प्रमुख हैं, जो देश के पहले नागरिक होते हैं या वहाँ के नेता होते हैं, उनके बारे में सुना है कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और तमाम जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उन्होंने उनको बैन कर दिया हो। ऐसा होता नहीं है और ऐसा हुआ नहीं है, और लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ है। इससे पहले भी कई बार ये खबरें आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप के जो ट्वीट्स होते थे उसे अनसब्सटैंशिएटेड मानकर, चाहे झूठ मानकर कई बार उसे रोका गया था, उसे डिलीट किया गया था, लेकिन उन्हें ब्लॉक कर दिया गया हो 12 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए। ये पहली बार हुआ है कि अमेरिका का राष्ट्रपति सोशल मीडिया साइट्स पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकता है। नेशनल टीवी पे डोनाल्ड ट्रंप आए नहीं हैं। तो कल रात में जब से ये सब सारी वाकयात हुए हैं वहाँ पर, उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, इसके बारे में कम से कम दुनिया को औपचारिक रूप से कुछ भी पता नहीं है। दूसरी बात, गरिमा की आपने बात कही, तो जो पूरा ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पर इतना ज़्यादा डिसकंटेनमेंट है, इतने ज़्यादा लोग असंतोष है कि कई जो व्हाइट हाउस के जो सीनियर पदाधिकारी हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वहाँ के जो डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है मैट, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ऐसी खबरें आ रही हैं। इसके अलावा जो आप देखें कि जब पूरा जो सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ था यूएस कांग्रेस में, तो कुछ एक ऑब्जेक्शन लगाए थे कुछ जो रिपब्लिकन सपोर्टर्स थे, उन्होंने उनमें से कुछ एक जो सीनेट थे, कुछ जो लॉ मेकर्स थे, उन्होंने अपने ऑब्जेक्शंस भी वापस ले लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब इतना ज़्यादा जो ऐतिहासिक और शर्मनाक घटनाएं हो चुकी हैं, इसके बाद अब कुछ बचता नहीं है कि अमेरिका को और इसके लोकतंत्र को और इसकी एक मर्यादा को बचाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि हम इस पूरी प्रक्रिया को निर्बाध गति से चलने दें, और जो एक सर्टिफिकेशन का प्रोसेस है वो भी निर्बाध हो, और इसके अलावा जो पावर ट्रांसफ़र हो उसको हम किस तरीके से फैसिलिटेट कर पाएं कि वो एक सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया हो, दुनिया के सामने एक नाटक न बन के रह जाए। क्योंकि इसके जो भी पिछले 12 घंटे में हमने देखा अमेरिका की राजधानी में हुआ है, उसने दुनिया भर के सामने अमेरिका की जो एक इमेज थी कि वो इतना मजबूत है लोकतंत्र की दृष्टि से, वो कहीं ना कहीं ज़रूर धूमिल हुई है जब अमेरिका के लोकतंत्र का जो गढ़ है, जो कैपिटल हिल है, उसको रौंद दिया गया वहाँ के प्रदर्शनकारियों के द्वारा। तो ये एक बहुत बड़ा धक्का लगा है अमेरिका की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, और उससे उभरने में अमेरिका को, अमेरिकी लोगों को बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा आने वाले समय में। बिल्कुल, और हमारे साथ प्रभुदयाल पूर्व वरिष्ठ राजनयिक भी जुड़ रहे हैं इसी मुद्दे पर और बातचीत के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रभुदयाल जी, बात करूं दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र जिसकी मिसाल दी जाती है, जिसके इतिहास के बारे में बात की जाती है, जो कुछ भी कल हुआ उसने लोकतंत्र की छवि पर तो दाग लगाया ही, साथ ही एक नया राष्ट्रपति जो अब सत्ता संभालने जा रहा है उसके सामने भी एक बड़ी चुनौती खड़ी करती है। देखिए, हमारे पूर्वजों ने कहा है, ये संस्कृत में कहावत है, अहंकार ही मनुष्यानाम महान रिपु अस्ति। अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और डोनाल्ड ट्रंप में तो अहंकार बहुत है, उनकी ईगो बहुत बड़ी है, इस वजह से वो अपनी हार मानने को ही नहीं तैयार हुए। साफ साफ यूएस कांग्रेस ने भी कह दिया कि वो इलेक्शन हार गए हैं।
इसके पहले भी क्लियर हो गया था कि जो बाइडेन प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, दुनिया भर के नेताओं ने उनको मुबारकबाद दे दी थी। डोनाल्ड ट्रंप हार मानने को तैयार नहीं हुए, यहां तक कि वो अपने सपोर्टर्स को, अपने समर्थकों को वायलेंस की तरफ उकसाते रहे, और नतीजा ये हुआ कि कैपिटल में जिस तरह से उनके सपोर्टर्स ने घुसकर तमाशा किया और वायलेंस फैलाई, उसमें 4 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। नैन्सी पेलोसी जो हाउस की स्पीकर हैं, उनके दफ्तर में तोड़फोड़ की। मतलब अमेरिका के लिए ये बहुत शर्मनाक बात है, और इसका कारण सिर्फ यह है कि डोनाल्ड ट्रंप में इतना अहंकार है कि वो असलियत को पहचानने ही के लिए नहीं तैयार हुए, अपनी हार को मानने ही के लिए नहीं तैयार हुए, यहां तक कि वो ये दिखाते रहे कि अमेरिका फर्स्ट नहीं, वो तो कहने की बात है, कहते थे अमेरिका फर्स्ट, लेकिन असलियत में था कि ट्रंप फर्स्ट। और कोई इंसान अगर अपने को देश से भी अगर आगे समझने लगे तो क्या होगा? वही हुआ जो अमेरिका के साथ हुआ। अमेरिका के लिए कहते हैं कि वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी। अमेरिकन बहुत इस बात से खुश होते हैं कि वो दुनिया की इतनी अजीम तरीन डेमोक्रेसी है, लेकिन क्या उन्हें यह शोभा देता है ऐसे देश को कि जो प्रेसिडेंट है वो वायलेंस इंसाइट करे और उसके ट्विटर अकाउंट को भी ब्लॉक कर दिया जाए, क्योंकि वो ट्विटर के थ्रू अपने फॉलोअर्स से वायलेंस करवा रहे हैं। बिल्कुल, अपने फॉलोअर्स को कहते हैं ये पेट्रियोटिक लोग हैं, दे वेरी नाइस पीपल। कहां से नाइस? जो कि कॉन्फेडरेट फ्लैग लेके, जो अमेरिकन सिविल वॉर का जो सदर्न साइड का फ्लैग था, जिसकी हार हुई थी, और वो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट थे, उनका फ्लैग लेके, जो स्लेवरी को नहीं खत्म होने देना चाहते थे, उनका फ्लैग लेके ये उनके डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स कैपिटल में दाखिल हुए। 1814 के बाद ये पहला मौका था जब इस तरह से कैपिटल में हमला हुआ, और 1814 में अमेरिकन ने नहीं किया था, ब्रिटिश ने किया था। ब्रिटिश ने कैपिटल में हमला किया था, व्हाइट हाउस को जलाया था, कैपिटल को जलाया था। बट आज की तारीख में तो ये अमेरिकन ने खुद ऐसा किया है अपने कैपिटल को, जो कि वो कहते हैं कि टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी को अमेरिकन पीपल ने इस तरह से जलील किया है। और वहां वॉशिंगटन डीसी में हालत जो है बहुत नाजुक है, बिल्कुल कर्फ्यू लगा हुआ है, और जो व्हाइट रेसिस्ट हैं वो पूरी तरह से पीछे नहीं हट रहे हैं। पुलिस को भी जो है डोनाल्ड ट्रंप नहीं बुलाना चाहते थे, वो तो माइक पेंस वाइस प्रेसिडेंट ने पुलिस को बुलाया। अब देखिए क्या होना है आने वाले दिनों में। ट्रंप को मानना ही पड़ेगा कि वो हार गए हैं। बिल्कुल, तो इसी बात पर प्रभुदयाल जी मैं आना चाहती हूँ कि चाहे कोविड की चुनौती से निपटने की बात हो या देश में लोकतंत्र को स्थापित करने, उसको आगे बढ़ाने की बात हो, लगातार ट्रंप फेल हो रहे थे। बजाय इसके कि वो हार को स्वीकारते, गरिमामय तरीके से जाते, वे अपनी जिद पर अड़े रहे। और जिस तरीके से कल का जो घटनाक्रम हुआ है अमेरिका की राजनीति में, उससे उबरने में दुनिया के इस पुराने लोकतंत्र को, सबसे पुराने और बड़े लोकतंत्र को एक अरसा शायद लगेगा। बिल्कुल सही, उनके नाम पर एक बहुत बड़ा धब्बा तो लगा ही दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और नाजुक हालात कब सुधरेंगे ये मैं नहीं कह सकता। मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये चाहत है कि अमेरिका जल्दी से जल्दी नॉर्मल हो जाए, जो ये वायलेंस हो रही है ये बंद हो जाए। ये तभी होगा जब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने सपोर्टर्स को उकसाना बंद करें, और ये जो उनके व्हाइट रेसिस्ट सपोर्टर्स हैं मान ले वो कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार गए हैं, और प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन को जो सत्ता में आने दें और अच्छी तरह से उनको अमेरिका का कारोबार चलाने दें। उम्मीद है कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन देखिए जिस तरह से कल हुए हैं वहां दंगा फसाद और कैपिटल में इतनी तोड़फोड़ हुई है, इसकी कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। क्योंकि ऐसा कैसे हुआ कि देखिए उनके कैपिटल में वो जो पार्लियामेंट है, जहां उनकी कांग्रेस है, उसमें ये दंगा फसाद करने के लिए लोग घुस गए। कहां थी पुलिस उस समय? क्या पुलिस को पूरी तरह से अंदाज नहीं था? उसकी वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ही आदेश नहीं दिए थे ठीक से। वो खुद चाहते थे कि तोड़फोड़ हो, दंगा फसाद हो, और जो उनकी हार हुई है उसको उनके सपोर्टर मानने को तैयार ना हो। मेरा ये मानना है कि अब कुछ दिन चलेगा, ये जरूर टेंशन बहुत रहेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे उम्मीद यह है कि जो सिचुएशन है वो नॉर्मल हो जाएगी,
और जो ये दंगा फसाद करने वाले हैं इनको रास्ते से हटा दिया जाए। बिल्कुल जी, उपद्रव हुआ प्रभुदयाल जी, अगर बात करें तो जो बाइडेन ने इसे अराजकता नहीं कहा, इसे राजद्रोह करार दिया है। एक हिंसा के अलग मायने होते हैं किसी भी लोकतंत्र के भीतर। जो बाइडेन की अब बात करें, अब उनके राष्ट्रपति बनने में कोई रोड़ा नहीं है, सत्ता की बागडोर अब उनके सामने होगी। उनके प्रशासन के आगे कहें तो क्या चुनौतियां होंगी जो उन्हें अब विरासत में मिल रही हैं ट्रंप प्रशासन से? देखिए, एक तो बहुत बड़ी समस्या कोविड से लड़ाई है, क्योंकि अभी ये बीमारी जाने वाली नहीं है। इसकी न्यू वेव आ गई है, अमेरिका में भी फैलती जा रही है, दुनिया भी इससे त्रस्त है। तो जो बाइडेन को पहले तो इस जो महामारी है उससे लड़ना होगा। अमेरिका की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो भी काफी नाजुक है, क्योंकि इस महामारी ने काफी नुकसान पहुंचाया है। जो बाइडेन को पूरी तरह से ये कोशिश करनी होगी कि अमेरिका की इकोनॉमी को फिर से रास्ते पर लाया जाए। और कुछ नई समस्याएं जो डोनाल्ड ट्रंप पैदा करते जा रहे हैं, जैसे रेसिज्म है, व्हाइट रेसिस्ट सुप्रीमेसी जो लोग चाहते हैं, उनसे निपटना जो बाइडेन के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होगी। फिर इंटरनेशनल स्टेज पे जो चीन का एक्सपेंशनिज्म है, टेरिटोरियली भी और इकोनॉमिकली भी, उससे जो बाइडेन को लड़ना होगा। और जो फेलो डेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ मिलके किस तरह से चीन को रोका जा सकता है, चीन की जो शैतानियां हैं उनको रोका जा सकता है, इस पे ध्यान करना होगा। तो इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी जो बाइडेन के सामने बहुत सी चैलेंजेस हैं, बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन मेरी उम्मीद है कि वो इससे ठीक से लड़ेंगे। और साथ में जो डेमोक्रेसीज हैं यूरोप में, एशिया में, जैसे इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इनके साथ काम करते रहेंगे, क्योंकि इस वक्त बहुत जरूरी है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज सब एकजुट होकर जो संकट है चीन की तरफ से जो पैदा हो रहा है उससे वो लड़े। बिल्कुल, आपने चीन के विस्तारवाद की बात कही। प्रभुदयाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, अमेरिका के भीतर जो उथल पुथल मच रही है उस पर पूरी ही दुनिया की नज़र है। अगर मैं भारत के मायने से या फिर दक्षिण एशिया के मायने से बात करूं, कितना ज़रूरी है अमेरिका का राजनीतिक रूप से शांत रहना एशिया के लिए? देखिए, अमेरिका जो है वो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट देश माना जाता है, क्योंकि इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली उसका बहुत दबदबा है। अमेरिका का सही रास्ते पे चलना दुनिया के लिए बहुत आवश्यक है। मेरा ये मानना है कि अमेरिका ये समझता है कि भारत का अमेरिका के साथ कार्य करना दुनिया के हित में है, क्योंकि न सिर्फ चीन को रोकना बल्कि कई और जो बुरी शक्ति हैं जैसे टेररिज्म है, इनके साथ भी हम जैसे दो मुल्क हैं साथ मिलकर लड़ रहे हैं। तो मेरा यह मानना है कि अमेरिका जो है अगर वो सही रास्ते पे चलता है तो ये विश्व के हित में होगा। और मेरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द अमेरिका में जो हालात हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे और फिर से अमेरिकन पॉलिसी इंटरनली ठीक चलेगी, इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे और साथ ही साथ जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, डेमोक्रेसीज हैं, उनके साथ मिलके वो विचार विमर्श करेंगे कि किस तरह से जो अंतरराष्ट्रीय समस्याएं पैदा हो गई हैं उनके साथ जूझा जाए और इन समस्याओं को कैसे हम इनके साथ निपट सकते हैं। चीन की समस्या ये जाने वाली नहीं है अभी आसानी से। चीन का जो दंगा फसाद है ये चल रहा है और इन्होंने सबका नाक में दम करके रखा हुआ है, क्योंकि ये खुद ये समझते हैं कि जब दुनिया जो है महामारी से जूझ रही, यही इनके लिए मौका है कि ये अपना विस्तारवाद करें। तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो बाइडेन का जब आएगा तो उसको जल्द से जल्द इस समस्या से निपटने के लिए जो भारत के साथ और दूसरी डेमोक्रेसी के साथ काम करना है, इसमें उनको जल्द से जल्द कार्य करना। बिल्कुल, तो पुनर्स्थापना एक बार फिर से हो अमेरिका में लोकतंत्र की, और जो बाइडेन पर नाम पर मुहर लग गई है और रास्ता साफ हो गया उनके राष्ट्रपति बनने का, तो उम्मीद है जो उथल पुथल वहां पर मची है राजनीति में वो जल्द ही खत्म हो। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभुदयाल जी आपका, और अभिषेक आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के वॉशिंगटन में हुई हिंसा पर चिंता जताई है। पीएम ने ट्वीट के माध्यम से कहा है कि वॉशिंगटन डीसी में हिंसा और उपद्रव की खबरों से दुखी, क्रमबद्ध और शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण जरूरी, गैर कानूनी प्रदर्शनों के जरिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लंबे न्यू रेवाड़ी न्यू मदार खंड को देश को समर्पित किया। इस सेक्शन के अंतर्गत राजस्थान में 227 किलोमीटर और हरियाणा में 79 किलोमीटर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया गया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन द्वारा चलने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। इस सेक्शन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पर डबल स्टैक कंटेनर वाली मालगाड़ियां दौड़ सकेंगी, जिसे 12,000 हॉर्स पावर वाली मेक इन इंडिया के तहत बनी शक्तिशाली इंजन खींचेगी। इस सेक्शन के शुरू हो जाने से जहां एक और हरियाणा और राजस्थान के किसानों को फायदा होगा, तो वहीं दूसरी तरफ रेवाड़ी, मनेसर, नारनौल, फुलेरा और किशनगढ़ के उद्योग धंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही कटवा स्थित कॉन्कर का कंटेनर डिपो भी इस रूट मैप पर शामिल हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस प्रोजेक्ट को 21वीं सदी में भारत के लिए गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस प्रोजेक्ट को 21वीं सदी में भारत के लिए गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। पिछले 5-6 वर्षों के कड़े परिश्रम के बाद आज इसका एक बड़ा हिस्सा हकीकत बन चुका है। कुछ दिन पहले जो न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन शुरू हुआ है, वहां माल गाड़ियों की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर तक दर्ज की गई है। जिस रास्ते में माल गाड़ियों की औसत स्पीड सिर्फ 25 किलोमीटर की रही हो, वहां अब पहले से करीब करीब 3 गुना ज्यादा तेज मालगाड़ी चलने लगी है। भारत को पहले के मुकाबले विकास की यही स्पीड चाहिए और देश की ऐसी ही प्रगति चाहिए। पीएम ने इस कॉरिडोर को हरियाणा और राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद उपयोगी बताते हुए कहा कि इससे इन राज्यों में खेती और इससे जुड़े व्यापार को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही इन दोनों राज्यों के कई जिलों में उद्योगों को नई ऊर्जा भी मिलेगी। हरियाणा और राजस्थान में खेती और इससे जुड़े व्यापार को तो आसान बनाएगा ही, साथ ही महेंद्रगढ़, जयपुर, अजमेर, सीकर ऐसे अनेक जिलों में उद्योगों को नई ऊर्जा भी देगा। इन राज्यों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और उद्यमियों के लिए काफी कम लागत पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक तेजी से पहुंचने का मार्ग खुल गया है। गुजरात और महाराष्ट्र के बंदरगाहों तक तेज और सस्ती कनेक्टिविटी मिलने से इस क्षेत्र में निवेश की नई संभावनाओं को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस फ्रेट कॉरिडोर में 133 रेलवे स्टेशन कवर होते हैं, जहां इनके साथ नए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे, फ्रेट टर्मिनल होंगे, कंटेनर डिपो बनेंगे और पार्सल हब जैसी कितनी ही विशाल और आधुनिक व्यवस्थाएं विकसित होने वाली हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इन सब का लाभ हमारे गांव, हमारे गरीब और हमारे किसानों को मिलेगा। इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से ही 9 राज्यों में 133 रेलवे स्टेशन कवर होते हैं। इन स्टेशनों पर इनके साथ नए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे, फ्रेट टर्मिनल होंगे, कंटेनर डिपो होंगे, कंटेनर टर्मिनल होंगे, पार्सल हब, न जाने कितनी ऐसी व्यवस्थाएं
अनेक नई व्यवस्थाएं, आधुनिक व्यवस्थाएं और विशाल व्यवस्थाएं विकसित होने वाली है। इन सब का लाभ हमारे गांव को, हमारे गरीब को, हमारे किसान को होगा, छोटे उद्योगों को होगा, कुटीर उद्योगों को होगा और साथ साथ बड़े मैन्युफैक्चरर्स को भी आने के लिए बहुत बड़ी अवसर बन जाएगा और उनके द्वारा भी अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि अब वक्त आ गया है जब भारत के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को वैश्विक स्तर के अनुरूप तैयार करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश में इसीलिए रेलवे, वाटरवे और एयरवे सहित मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर फोकस किया जा रहा है। आज समय की मांग है कि भारत को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैचिंग करे, इस दिशा में ले ही जाना होगा। हमें विश्व की उत्तम से उत्तम चीजों की ओर बराबरी करने के लिए आगे बढ़ना ही होगा। आज हाईवे, रेलवे, एयरवे, वाटरवे की कनेक्टिविटी पूरे देश में पहुंचाई जा रही है और तेजी से पहुंचाई जा रही है। अपने पोर्ट्स को, ट्रांसपोर्ट के अलग अलग माध्यमों को कनेक्ट किया जा रहा है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर फोकस किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी के खिलाफ भारत में बनाए गए 2 वैक्सीन का जिक्र खास तौर पर किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कदम ने देशवासियों में एक नया आत्मविश्वास पैदा किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ भारत की इस उपलब्धि पर हर भारतवासी का सर गर्व से ऊंचा हो गया है। कुछ ही दिन पहले भारत ने कोरोना की 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन भी स्वीकृत की है। भारत की अपनी वैक्सीन ने देशवासियों में नया आत्मविश्वास पैदा किया है। 2021 की शुरुआत के माहौल में आरंभ से ही भारत की ये तेजी आत्मनिर्भरता के लिए गति, ये सारी बातें देख करके, सुन करके कौन हिंदुस्तानी होगा, कौन मां भारती का लाल होगा, कौन मां भारत को प्रेम करने वाला व्यक्ति होगा जिसका माथा गर्व से ऊंचा न हो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कोविड-19 टीकाकरण के ड्राई रन पर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत में 1 करोड़ से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं और अपने अपने घरों को लौट चुके हैं। अब तक 17 करोड़ नमूनों की जांच की जा चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2 टीकों को मंजूरी दी गई है और टीकाकरण जल्द ही शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि देश में 30 वैक्सीन उम्मीदवार हैं। 7 वैक्सीन उम्मीदवारों के नैदानिक परीक्षण चल रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी घोषणा की कि कल 33 राज्यों में ड्राई रन किया जाएगा। जहां कुछ हजार टेस्ट करते थे, वहां आज 1 मिलियन से ज़्यादा टेस्ट हम कर रहे हैं। सारे देश ने लगभग 17 करोड़ टेस्ट कर लिए हैं। 2 हमारी वैक्सीन जो है उनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल गया है और उन वैक्सीन्स को देश की, समाज के लोगों की कोविड से सुरक्षा के लिए उन वैक्सीन्स का इस्तेमाल करने की स्टेज के अंदर हम सब लोग आज आकर खड़े हो गए हैं। कल हम 33 स्थानों पर, 33 यानी स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज के अंदर ये हमारी जो ड्राई रन है ये हम करने वाले हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि निजी अस्पताल और सरकारी अस्पतालों के स्वास्थ्य कर्मचारियों को पहले टीका लगाया जाएगा। इसके बाद पुलिसकर्मियों, अर्धसैनिक बलों, सेना के जवानों, निगम कर्मियों को वैक्सीन दी जाएगी। 50 साल से अधिक आयु के 27 करोड़ से अधिक लोगों को टीका लगाया जाएगा। पहले हमारे फेज में हमने जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स, उसके बाद हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, पुलिस के, सेंट्रल पुलिस के लोग, आर्म फोर्सेस के लोग, होम गार्ड्स के लोग, हमारा जो फिर नेक्स्ट जो कैटेगरी है ये करीब 27 करोड़ जो लोग हैं, ये 50 साल से उम्र के लोग, जिसमें
वो सब भी जिनको बीमारियां हैं और बाकी सब भी, और फिर 50 साल से कम के भी जिनको विशेष रूप से कोई भी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं। केंद्र सरकार कोविड वैक्सीन के टीकाकरण से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बार फिर से कल देशव्यापी ड्राई रन आयोजित कर रही है। पिछले ड्राई रन की तरह ही इस बार भी प्रत्येक जिले में जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा सुविधा, निजी स्वास्थ्य सुविधा, शहरी और ग्रामीण आबादी तक पहुंच बनाने के अनुकूल स्थलों की पहचान की सुनिश्चितता की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पिछले कुछ महीनों से राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और सभी हितधारकों के साथ मिलकर कोविड-19 वैक्सीन के टीकाकरण की तैयारी को लेकर तैयारी की है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोविड-19 वैक्सीन के टीकाकरण की सारी तैयारी सही रास्ते पर है। शुक्रवार को देशव्यापी ड्राई रन के पहले आज हरियाणा में कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण के लिए ड्राई रन का आयोजन किया गया। ऐसा ही एक आयोजन उत्तर प्रदेश में 5 जनवरी को हो चुका है। और इस समाचार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार। हर दिन, हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज़ पर।